नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज आपके लिए सेल का 7वां पार्ट लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा गोल्जी बॉडी और इसके अलावा लाइसोसोम। ये तीन जो कोशिकांग हैं ये हमारे कोशिका के महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करते हैं कोशिका के अंदर। आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत सुचारू रूप से चल रही होगी, ये मुझे आशा है। और सब लोगों को जो मेरी ये बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ रही है। तो दोस्तों, सभी लोग इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत जल्दी इस चैनल पर अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक आप अपनी बायो को, अपनी जीव विज्ञान को मजबूत करते रहिए, उसका नोट्स बनाते रहिए और दूसरे लोगों को भी शेयर करते रहिए। जिन लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है उन लोगों के पास भी इस वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी मेरा कंटेंट पहुंच सके और वो लोग भी अपने बायो को मजबूत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आज हम पहले देखने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने जो पिछले वीडियोज़ आए थे उसमें जो सेल के बारे में देखा था, तो उसमें हमने कुछ कोशिकांगों के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम्स देखा है, माइटोकॉन्ड्रियास देखा है, ठीक है। कुछ ऐसे कोशिकांग थे जो हम इससे पहले महत्वपूर्ण कोशिकांग देख चुके हैं, जैसे कोशिका झिल्ली है, सेल वॉल है, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म है। इन सबको हम क्या कर चुके हैं, देख सके हैं। और इसके अलावा कुछ और बाकी थे कोशिकांग जो 1-2 वीडियोज़ में अब आगे आकर के पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के वीडियो में कोशिकांगों को कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द छुपा है इसमें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कहलाता है इंडो यानी अंदर या आंतरिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि पृथ्वी, प्लाज्मा से प्लाज्मिक बना है, यानी पृथ्वी यानी कि द्रवीय पदार्थ, और रेटिकुलम यानी कि जालनुमा एक संरचना, अंदर की जालनुमा एक संरचना फैली होती है। ये कहाँ होती है? एक केंद्रक के जस्ट बाहर फैली हुई होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे ये केंद्रक होता है ना, इस केंद्रक के जो बाहरी आवरण होता है ना, इसमें ये इसकी व्यवस्था कुछ ऐसी होती है। ये कुछ ऐसी फैली होती है और ऐसी इस संरचना को ये घेरे हुए रहता है, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या है? ऐसी संरचना ये घिरी होती है, ठीक है। तो ये होते हैं क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल क्या होता है? यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक में बिल्कुल नहीं मिलेगा कोशिकांग। ये किस में मिलता है? केवल यूकेरियोटिक सेल्स में मिलेगा। इसके अलावा याद रखना, ये यूकेरियोटिक सेल्स में तो मिलता है, लेकिन जीवों में के ब्लड में पाई जाती है आरबीसी। क्या पाई जाती है? आरबीसी, ठीक है। तो वो जो आरबीसी होती है ना, वो भी एक सेल्स होती है। तो याद रखना, आरबीसी और स्पर्मेटोजोआ ये कोशिका है। क्या है? स्पर्मेटोजोआ ये कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है? ये हमारे शरीर में जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है ना जो कोशिका, वही कोशिका कहलाती है कि आपकी स्पर्मेटोजोआ। तो याद रखिएगा, 2 कोशिकाओं के नाम, एक आरबीसी और एक स्पर्मेटोजोआ। ये 2 कोशिका ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है, इनमें नहीं पाया जाता है। हमने आपसे बोला क्या? यूकेरियोटिक सेल्स में ये उपस्थित होते हैं, लेकिन जीवों के अंदर पाई जाने वाली जो आरबीसी है और स्पर्मेटोजोआ है, ये जो सेल्स है ना, इनके अंदर क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको याद रखना है। ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है, लोग यहाँ गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि जो आरबीसी होती है वो होती है एक यूकेरियोटिक सेल्स, और ये जो होती है ना, तो ये जंतुओं के अंदर पाई जाती है। तो लोग जल्दबाजी में इसे लॉक कर देते हैं कि हाँ इसमें पाई जाती है। तो याद रखिएगा, आरबीसी और स्पर्मेटोजोआ 2 ऐसी सेल्स हैं जिसमें क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसके अलावा अगर इसकी खोज की बात करें, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो याद रखना, गार्नियर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसे देखा था। किसे?
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले देखने का श्रेय, ये खोजने का या डिस्कवरी करने का श्रेय किसे दिया जाता? गार्नियर को। और ये खोज इन्होंने कब की थी? 1897 में, ठीक है। 1897 में इन्होंने क्या किया था? इसे खोजा था। लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये जो गार्नियर जी थे ना, इन्होंने इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम नहीं दिया था। याद रखिएगा, इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम नहीं दिया था, इन्होंने इसे बोला था इरगेस्टोप्लाज्म। इसे क्या नाम दिया था? इन्होंने इरगेस्टोप्लाज्म दिया था, ठीक है। इन्हें नहीं ये पता था कि इसका नाम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन्होंने ये बोला था कि इसका नाम क्या है? इरगेस्टोप्लाज्म है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे खोज की बात करें तो खोज में आप किसका नाम बोलेंगे? गार्नियर का नाम। कब किया था इसने? 1897 में किया था। इन्होंने नाम क्या दिया था इसका? तो याद रखिएगा, इरगेस्टोप्लाज्म। क्या बोला था इसे? इरगेस्टोप्लाज्म बोला था। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि रेटिकुलम शब्द फिर किसने दिया था? क्या? रेटिकुलम शब्द। तो याद रखना, रेटिकुलम अगर शब्द की बात करें तो रेटिकुलम जो शब्द है, ये जो रेटिकुलम जो शब्द है, इसे दिया था किसने? पोल्टन ने। किसने दिया था? पोल्टन नाम के व्यक्ति ने। याद रखिएगा, रेटिकुलम जो शब्द है वो पोल्टन ने दिया था। इरगेस्टोप्लाज्म किसने दिया था? तो याद रखना, जिसने इसे खोजा था यानी कि गार्नियर ने दिया था। और ये रेटिकुलम शब्द कब आया था? 1953 में दिया था। पोल्टन ने कब दिया था इसे? 1953 में दिया था। तो ये दो व्यक्तियों के नाम अच्छे से आपको याद रखना है कि जो गार्नियर है, इनने सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा था। कब खोजा था? 1897 में खोजा था। और इन्होंने इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोला था, इन लोगों ने इसे क्या बोला था? इरगेस्टोप्लाज्म बोला था। लेकिन रेटिकुलम जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? वो पोल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। तो देखिए, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, तो ये जो रेटिकुलम है ना, ये कोशिका के अंदर दो रूपों में मिलेगा आपको। कितने रूपों में मिलेगा? दो रूपों में मिलेगा। कौन से दो रूप होंगे वो? एक तो मिलेगा ये रफ रूप में, यानी रफ रेटिकुलम मिलेगा, और एक मिलेगा स्मूथ रेटिकुलम। रफ का मतलब होता है खुरदरा। क्या होता है? खुरदरा। अब ये खुरदरा क्या होता है? जैसे देखिए, यहाँ पर हमने दो प्रकार के रेटिकुलम केंद्र के बाहर बनाए हुए हैं। अगर जिस रेटिकुलम में इसकी बाहरी दीवार पर राइबोसोम के कण चिपके हुए हैं, अगर इसकी बाहरी दीवार पर राइबोसोम के कण चिपके हुए हैं, तो इसकी जो बाहरी त्वचा है ना, ये कैसी हो जाएगी? खुरदुरी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? खुरदुरी हो जाएगी। तो फिर ये रेटिकुलम कौन सा है? रफ रेटिकुलम है, यानी कोई खुरदरा रेटिकुलम है। तो याद रखना, इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होते हैं? इसमें राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम चिपके होते हैं, ठीक है। राइबोसोम चिपके होते हैं, ठीक है। तो जो रफ रेटिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और जिसमें नहीं होते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं चिपका होता है, पूरा स्मूथ चिकना होता है, तो उसे बोलते हैं हम स्मूथ राइबोसोम, यानी चिकने राइबोसोम। तो याद रखना, कोशिका में दो प्रकार के राइबोसोम की व्यवस्था होती है, रेटिकुलम की व्यवस्था होती है। एक होता है आपका रफ रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ रेटिकुलम। तो रफ रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, और याद रखना जिसमें राइबोसोम चिपके होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो स्मूथ या चिकना होता है वो क्या करते हैं? ये लोग करते हैं लिपिड का निर्माण। किसका करते हैं? लिपिड का निर्माण। तो याद रखिएगा, इनके कार्य भी दोनों के कि जो खुरदरा होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और जो चिकना होता है वो क्या करता है? लिपिड का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों? लिपिड का निर्माण करता है। तो ये था आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या था ये? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं गोल्गी बॉडी। क्या देखते हैं? गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी तो ये भी एक आपके कोशिका में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण कोशिकांग है, ठीक है। क्या है ये? महत्वपूर्ण कोशिकांग है, ठीक है। इसे कोशिका का हाईवे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कोशिका का हाईवे कहते हैं। कैसे कहते हैं? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें तो क्वेश्चन यही आता है कि इसे खोजा किस व्यक्ति ने था। तो याद रखना, इसका नाम क्या है? गोल्गी, ठीक है। क्या नाम है इसका? गोल्गी। तो गोल्गी नाम है, तो इसको गोल्गी नाम के व्यक्ति ने खोजा था, जिसका नाम था कैमिलो गोल्गी। क्या नाम था उसका? कैमिलो गोल्गी नाम था, ठीक है। कब इसे खोजा गया था? 1898 में। 1898 में क्या किया था? इसे खोजा गया था।
तो याद रखना इसकी खोजकर्ता का नाम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि गोल्गी बॉडी के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखना कैमिलो गोल्गी ने 1897 में इसे खोजा था। लेकिन याद रखना इसे गोल्गी बॉडी के अलावा इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो क्या बोलते हैं इसे लाइपोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसे? लाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो याद रखना अगर आपसे पूछ ले कोशिका के अंदर पाए जाने वाले लाइपोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है, तो गोल्गी बॉडी को ही लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सी कोशिका में पाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान देना यूकैरियोटिक्स जो सेल्स है उसमें ये क्या होता है, उपस्थित होता है। बाकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि वह अविकसित कोशिका होती है और उसमें कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है, इसलिए उसमें ये कोशिकांग नहीं पाया जाता है। केवल यूकैरियोटिक कोशिका की सेल्स में कोशिका में ये कोशिकांग के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो जो पादप कोशिका होती है, देखो पादप कोशिका भी यूकैरियोटिक होती है और जंतु कोशिका भी यूकैरियोटिक होती है। तो याद रखिएगा जो जंतु कोशिका होती है वहाँ तो उसे गोल्गी बॉडी बोलते हैं, लेकिन जो पादप कोशिका होती है वहाँ पर उसे गोल्गी बॉडी नहीं कहते हैं, उसे वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना उसे डिक्टियोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पादप कोशिका में जो गोल्गी बॉडी पाई जाती है उसे वहाँ पर क्या बोलते हैं, उसे डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिक्टियोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये गोल्गी बॉडी होती कैसी है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बनाया था, एक सेल्स केंद्रक बनाया था। केंद्रक के बाहर आपके क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये इस तरह से केंद्रक के बाहर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, यानी इसको कवर्ड किए हुए होते हैं। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक केंद्रक मैंने बना के रखा है। इस केंद्रक के बाहर ये जो संरचना बनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी है, इसमें हमने क्या बोला था कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चिकने होते हैं। तो जिसमें राइबोसोम चिपके होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और जिसमें राइबोसोम चिपके नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, वो लिपिड का निर्माण करते हैं। तो अब ये लोग बना तो देते हैं, प्रोटीन भी बना देते हैं और लिपिड भी बना देते हैं, लेकिन अब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके भी तो जाना पड़ेगा। क्या इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कोशिका के अंदर अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं, उन लोगों को भी प्रोटीन्स की जरूरत और लिपिड की पड़ती है, तो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके भी जाना पड़ता है। तो देखिए इसके ऊपर ये कुछ ऐसी संरचना आपको दिख रही होगी। ये संरचना कुछ ऐसी है, ये ऐसी संरचना है जो नीचे से उभार टाइप से होती है। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये वाला नीचे वाला भाग है जो उभरा हुआ भाग है, इसे बोलते हैं सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सिस बोलते हैं। और ये वाला भाग है इसे बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो याद रखिएगा, और ये जो खांचनुमा संरचना बनी हुई है, ये खांचनुमा संरचना, इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे क्रिस्टी बोलते हैं। तो दोस्तों जब केंद्रक के पास में जो उपस्थित है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब ये क्या करता है, जब ये करता है प्रोटीन का निर्माण या लिपिड का निर्माण, तो फिर ये क्या करता है, कौन? गोल्गी बॉडी इनकी प्रोटीन्स को और लिपिड को क्या करता है, इधर से ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। तो ये जो सिस होता है ना, ये ग्रहण करता होता है, यानी ये वाला पोर्शन क्या करता है, इसे लेता है और ये ट्रांस का मतलब होता है आगे भेजना, यानी कि क्या होता है, आगे भेजना। ये वाला भाग क्या करता है, आगे भेजता है। तो देखिए हमारी कोशिका में इस तरह से ऐसी व्यवस्था होती है। तो इधर से इन लोगों ने लिया, इधर से ट्रांसफर किया, इधर इसको दिया, फिर इधर से ट्रांसफर किया, फिर इधर इसको दिया, फिर इधर इसने आगे ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, प्रोटीन और लिपिड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन्स और लिपिड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांगों को लिपिड और प्रोटीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कौन करते हैं? गोल्गी बॉडी करते हैं। क्या करती है? गोल्गी बॉडी करती है, जिसे क्या कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों गोल्गी बॉडी आपकी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं तीसरे कोशिकांग पर। तीसरा कोशिकांग है लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है इससे देखते हैं तो सबसे पहले लाइसोसोम जैसे नाम सुनते हैं तो सबसे पहले इसके खोजकर्ता का नाम आता है दिमाग में कि इसकी खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, इसकी खोजकर्ता के लिए अगर पूछे आपसे तो डी दवे। कौन थे? डी दवे थे। याद रखना इसका नाम दवे था, दुबे नहीं है। कई लोग दुबे से बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसका नाम डी दवे है, दुबे नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये खोज कब की थी? 1955 में की थी। कब की थी? 1955 में की थी। ठीक है, अब
जो ये जो शब्द है ना, कौन, लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम शब्द है, ये शब्द भी देने का श्रेय किसे जाता है, दवे को ही जाता है। तो याद रखना, खोज करने का श्रेय भी दवे को है और शब्द देने का श्रेय भी किसे जाता है, दवे को ही जाता है। तो दोनों काम किसने किए थे, डी दवे ने ही किए थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा है कि इसे अन्य किन उपमा नामों से जाना जाता है, तो देखिए ये जो होता है ना लाइसोसोम, ये होता है यूकेरियोटिक कोशिका में, ठीक है। इसे किन किन नामों से जाना जाता है, तो याद रखना, इसे सुसाइड बैग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। अब ये सुसाइड बैग क्या होता है, चलिए उसे भी हम बताते हैं आगे। इसके सुसाइड बैग यानी इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसके अलावा स्कैवेंजर ऑफ सेल, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका का सफाई कर्मचारी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का सफाई कर्मचारी। और इसके अलावा इसे डिस्पोजल बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे डिस्पोजल बैग भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इधर एक शब्द आया है सुसाइड बैग, यानी आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। देखिए जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका में ये जो लाइसोसोम है वो यहाँ स्थित रहता है, ठीक है। तो क्या करता है, जैसे यह यहाँ पर कोई एक, यहाँ पर कुछ अवशिष्ट पदार्थ या अनावश्यक पदार्थ आ गया कोशिका के अंदर, तो ये क्या करता है, अपनी संरचना को परिवर्तित करता है। और ये अपनी संरचना को परिवर्तित करके उसे अपने खांच के अंदर बंद कर लेता है। क्या कर लेता है, उसे ये अपने खांच के अंदर बंद कर लेता है। और जब इसे अंदर ले जाता है, अपने अंदर ले जाता है, तो ये कुछ ऐसे एंजाइम्स छोड़ता है जो पाचक एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। और ये क्या करता है, अपने अंदर उसे क्या कर देता है, पचा देता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोशिका का सफाई कर्मचारी। क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल्स, कोशिका का सफाई कर्मचारी। इसके अलावा इसे आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, तो देखिए इसे आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, जैसे ये है एक लाइसोसोम, क्या है, ये लाइसोसोम है, इसके अंदर पाया जाता है पाचक एंजाइम। अब कभी ऐसा हुआ कि जब पूरी कोशिका संक्रमित हो चुकी है, क्या हो गई है, पूरी कोशिका संक्रमित हो चुकी है, तो फिर ये उस टाइम पे क्या करता है लाइसोसोम, ये फट जाता है। क्या कहता है, क्या हो जाता है, फट जाता है। फट जाता है तो इस कोशिका में पूरे की जगह क्या हो जाता है, पाचक जो एंजाइम है वो पूरी जगह फैल जाता है। और इस तरह से पूरी कोशिका का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। जब पूरी कोशिका का पाचन हो जाता है तो यानी कि इसने क्या किया है, इसने खुद की अपनी ही कोशिका की क्या कर दी है, अपनी कोशिका का पाचन कर दिया है। और अपनी कोशिका यानी कि उसे आप अपनी यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि अपनी खुद की क्या कोशिका की क्या कर देता है, ये हत्या कर देता है, यानी कि उसे पचा देता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे ये अपने अंदर ले लेता है और फिर पाचक एंजाइम द्वारा उसे पचा देता है। तो इस तरह से सब कोशिका को सफाई कर देता है। तो इस तरह से इसलिए कोशिका का सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे डिस्पोजल बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे डिस्पोजल बैग। इसके अलावा अगर और पूछे तो इसे एटम बम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे एटम बम भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एटम बम बोलते हैं। ठीक है, अब एटम बम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने बोला ना ये फटता है, और फटता है तो ये बम की तरह फटता है, तो इसका चारों तरफ पूरा जो पाचक एंजाइम होता है वो पूरी तरह फैल जाता है, इसलिए इसे उपनाम के रूप में एटम बम भी क्या होता है, कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं ये जो लाइसोसोम है यह एनिमल सेल में उपस्थित होता है। क्या होता है, एनिमल सेल में उपस्थित होता है, लेकिन आरबीसी में अनुपस्थित होता है। क्या होता है, ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये एनिमल सेल्स में जरूर पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल्स में पाई जाने वाले आरबीसी में ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी जो होती है इसमें मात्रा इसकी सबसे अधिक होती है। क्या होती है, डब्ल्यूबीसी में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें ना तो पेंक्रियास जो होता है इसमें भी इसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसके अलावा कुफर सेल्स होती हैं, कुफर सेल्स, उसमें भी इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो याद रखना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ओस्टियोक्लास्ट हैं, ठीक है, इनमें सब में क्या होता है, स्प्लीन है, इनमें सब में क्या होती हैं, लाइसोसोम की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन आरबीसी में इनकी मात्रा क्या होती है, नहीं पाई जाती है, यानी कि ये उसमें क्या होते हैं, बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से है। अगर इसके आकार की बात करें तो दोस्तों इसके आकार की अगर बात करें तो 0.2 से 0.8 है।
माइक्रोमीटर होता है। इसका आकार कैसा होता है? 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर होता है। किसका आकार? आपके लाइसोसोम का आकार। ठीक है। अगर इसके कार्य की बात करें तो इसमें जो पाचक एंजाइम होता है, इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो हम आपसे इससे पहले बता चुके हैं कि इसमें जो पाचक एंजाइम होता है, यानी कि इसमें पाचक एंजाइम होता है, इसमें आने वाले जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उन सभी को अपने अंदर कोशिका के अपने अंदर कर लेता है और फिर इसके बाद स्रावित कर देता है। पाचक एंजाइम स्रावित करने से उन वो अनावश्यक पदार्थों का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। तो यही काम होता है इसका कोशिका के अंदर। क्या होता है इसका? कोशिका के अंदर। इसलिए इसमें क्या लिखा गया? इसमें पाचक एंजाइम होता है जो कोशिका के अनावश्यक पदार्थों का क्या कर देता है? पाचन कर देता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 3 कोशिकांग जो हमने पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। ये 3 जो पाचक एंजाइम हैं, 3 जो कोशिकांग हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कोशिका एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तीनों के खोजकर्ताओं के नाम यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए तीनों के खोजकर्ताओं के नाम आप अच्छे से याद रखेंगे कि इनकी खोजें किसने की थी। यहाँ से मुख्य रूप से यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले कोशिकांगों को लेकर आएंगे, तो आप लोग बस इसी तरह आप अपना नोट्स बनाते रहिए और इसी तरह से 1-2 वीडियोज़ और आएंगे और इसके अलावा अब कोशिका का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए इस चैनल को, ताकि ये चैनल आगे इसी तरह से बढ़ता रहे और हम भी आप लोगों को अच्छे से कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।